नमस्कार, क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षणिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है? आर द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स गुड मेजर ऑफ एकेडमिक प्रोग्रेस, एबिलिटी और प्रोग्रेस? अल्बर्ट आइंस्टीन आज तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं, पर कम ही लोग जानते हैं कि वे अपने शुरुआती जीवन की कई परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम पायलट की परीक्षा में विफल हो गए थे, किंतु भारत के मिसाइल कार्यक्रम के भीष्म पितामह वही साबित हुए। जब स्टीफन हॉकिंग को विज्ञान की पढ़ाई में कमजोर माना गया, पर आज की दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में शामिल बिल गेट्स को उनके परिवार के लोग अजीबोगरीब बातें सोचने के कारण मनोचिकित्सक से मिलवाते थे, जबकि आज की दुनिया माइक्रोसॉफ्ट के बिना ज्ञान के रास्ते पर 2 कदम नहीं चल सकती। इसके अलावा भी ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें किसी व्यक्ति को मानकीकृत परीक्षा में अयोग्य ठहराया गया, किंतु उसने अपनी बड़ी काबिलियत से उन परीक्षणों को ही असफल साबित कर दिया। उन उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर भी विचार करना अत्यंत रोचक हो जाता है। क्या मानकीकृत परीक्षा शैक्षणिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है? समुचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जरूरी है कि पहले विषय के सटीक अर्थ का निर्धारण कर लिया जाए। मानकीकृत परीक्षण से आशय उन परीक्षाओं से है जिससे किसी विद्यार्थी की अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड या शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए निष्पादन की जांच के लिए तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में 10वीं तथा 12वीं कक्षा में होने वाली बोर्ड परीक्षा विद्यार्थी की प्रगति को मापने का उपाय। इसी तरह मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में यह जानने की परीक्षण है कि किसी विद्यार्थी के इन क्षेत्र में अनुकूल अभिवृत्ति है या नहीं। प्रबंधन के क्षेत्र में होने वाले कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट या मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जैसी परीक्षाएं अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए नेट, सीसेट, नौकरशाही के लिए सीसेट और खेलों के लिए सेट, स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे मानकीकृत परीक्षण इस बात का अनुमान करते हैं कि कोई विद्यार्थी इस क्षेत्र विशेष में कितनी दूरी तक सफल हो सकेगा। हमारे सामने विचार का मुद्दा यह है कि ये मानकीकृत परीक्षण किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता या उनकी प्रगति के स्तर का निर्धारण करने के लिए उत्कृष्ट उपाय है या नहीं। दरअसल अमेरिका जैसे विकसित देशों में 20वीं सदी की शुरुआत में से ही परीक्षणों की परंपरा शुरू हुई थी और आज वो काफ़ी उन्नत रूप में चल रही है। पहले ऐसे परीक्षणों में सिर्फ बौद्धिक योग्यता को मापा जाता था। गणित, तर्क शक्ति और भाषा जैसे बुनियादी तार्किक क्षमताओं की परख की जाती थी। धीरे धीरे देशों के वैज्ञानिक खुद समझ गए कि व्यक्ति की प्रगति एक दो कारकों पर निर्भर नहीं करती, कई कारक मिलकर उनकी योग्यता या क्षमता को निर्धारित करते हैं। इन खोजों के बाद परीक्षणों की प्रकृति भी बदली। जैसे IQ, बुद्धि, उपलब्धि के परीक्षण में कई अन्य कारक शामिल होते गए। 1990 के दशक में डेनियल गोलमैन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भावनात्मक योग्यता का मानकीकृत परीक्षण पेश किया और दावा किया कि सामाजिक व्यवहार से जुड़े क्षेत्र में व्यक्ति की प्रगति की असफलता का सही पैमाना यही है। निचोड़ यह है कि मानकीकृत परीक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान काफ़ी बढ़ चुका है। किसी क्षेत्र में सफलता के लिए व्यक्ति में कौन से गुण किस अनुपात में होने चाहिए, इसका खाका क्या तैयार किया जा चुका है और किसी के आधार पर विभिन्न मानकीकृत परीक्षण तय किए जाते हैं। जैसे यदि कोई लेखक बनना चाहता है तो उसकी भाषाई योग्यता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, कल्पना कर क्षमता तथा अवलोकन क्षमता का संयोजन देखा जाता है। इसके विपरीत यदि कोई सिविल इंजीनियर बनना चाहता है तो गणित, तर्क शक्ति, स्थानिक बुद्धिमत्ता और आकृतियों से जुड़ी बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण पूरे तौर पर सफल है। इसका पहला प्रमाण तो यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में उच्च शिक्षा में सभी प्रवेश ऐसे परीक्षणों के आधार पर ही होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इन देशों के नागरिक निस्संदेह काफ़ी आगे हैं और नोबेल पुरस्कारों की सूची देखकर भी इनका अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा यह तर्क यह है कि जब हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग अलग प्रतिभाओं से युक्त होता है तो हमें उसके बचपन से में ही उसकी योग्यताओं का अनुमान करने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। संभव है कि यदि यह अनुमान 100% सही न निकले, पर अगर यह 3/4 भी सच है तो पर्याप्त है, क्योंकि इस पर हम बच्चों को उनके क्षेत्रों में भेज पा रहे हैं जिनके लिए वे बने हैं। प्लेटो से लेकर सार्त्र तक की, कृष्ण से लेकर महात्मा गांधी तक जाने कितने विचारकों ने व्यक्ति को अपने स्वधर्म पर चलने की सलाह दी। पर दिक्कत यह है कि स्वधर्म का ज्ञान होते होते काफ़ी उम्र निकल चुकी है। ऐसे में ये मानकीकृत परीक्षण हमारी योग्यताओं का सही संकेत कर हमारी बहुत से समय को व्यर्थ होने से बचा देते हैं। राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो मानव संसाधन विकास के नजरिए में से ये एक अभूतपूर्व सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु मानकीकृत परीक्षणों का सच सिर्फ इतना ही नहीं है। उन्हें हमारे समाज को जितना सुविधाएं दी है लगभग उतनी ही सुविधाएं भी पैदा की है। कई मनोवैज्ञानिकों और विचारकों ने ऐसे परीक्षणों की उपयोगिता पर सवाल उठ खड़े किए हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर योग्यता क्या है। क्या यह एक ऐसा वस्तुनिष्ठ गुण है जो 2 घंटों की परीक्षा लेकर पहचाना जा सके? यदि बौद्धिकता वही है जो गणित और शास्त्र के परीक्षणों से तय होती है तो ऐसे क्या
क्यों होता है कि इन परीक्षणों में अव्वल रहने वाले लोग लोग जीवन की परीक्षा में फिसली रह जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं के टॉपर थे। इन मानकीकृत परीक्षणों में विफल रहने वाले कई लोग धीरे-धीरे अंकों की बदौलत समझ अर्जित करते हैं और जीवन के गणित में आगे निकल जाते हैं, भले वो उन्हें अगर रेखागणित या बीजगणित के डरावने सपने आते हों। दूसरी समस्या इन परीक्षणों की वस्तुनिष्ठता या तटस्थता की है। अमेरिका में हमें हमेशा पाया गया है कि ऐसे परीक्षणों में श्वेत लोग अश्वेतों की तुलना में और पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा सफल होते हैं। इसका कारण यह नहीं कि समझदारी नस्ल या लिंग पर टिकी होती है। असली कारण यह है कि प्रश्न तैयार करने वाले अपनी संस्कृति और लिंगगत सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। कोई भी प्रश्न सभी सामाजिक समूह के लिए बराबर नहीं होता। कभी वह किसी वर्ग के अनुभव के नज़दीक होता है तो कभी दूसरे वर्ग के। उदाहरण के लिए अगर योग्यता के परीक्षण में बदलते हुए मौसम या पशु पक्षियों की आवाज़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने को कहा जाए तो आदिवासी शहरी बच्चों पर भारी पड़ेंगे। इस पर परीक्षण पत्र तैयार करने वाला व्यक्ति लगभग हर मामले में शहर का होता है, इसलिए जाने अनजाने शहरी प्रतिभाओं और योग्यों को फायदा मिल जाता है। इसी तरह अगर अमूर्त चिंतन के प्रश्न अधिक होंगे तो प्रायः पुरुष बाजी मार लेंगे, क्योंकि अगर एक साथ कई काम करने या मल्टीटास्किंग योग्यता को पहचानने वाले प्रश्न हो तो महिलाएं बाजी मारेंगी। मानकीकृत परीक्षण से जुड़ी एक और समस्या हमारे समाज में उपस्थित वर्ग विभेद की भी है। यह सही है कि तर्क क्षमता बुनियादी तौर पर समझदार होती है, किंतु यह भी सही है कि निरंतर अभ्यास और युक्तियों ट्रिक्स के आधार पर उनमें महारत हासिल की जा सकती है। गणित की समझ तो धीरे धीरे इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे को गणित सिखाने वाला अध्यापक खुद अपनी समझ और अभिव्यक्ति में कितना योग्य था। भाषा पर गहरी पकड़ तो तभी आती है जब अनुकूल माहौल मिलता है और गलतियाँ सुधारने वाले अध्यापक निरंतर मेहनत करते हैं। शिष्य विषयों में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। हम जानते हैं कि हमारा समाज बुरी तरह से वर्ग विभाजित है। अमीर बच्चों को न सिर्फ अच्छे स्कूल बल्कि प्राइवेट ट्यूशन से लेकर सूचना तकनीक पर आधारित कई और सुविधाएं भी हासिल होती है, जैसे वीडियो लेक्चर जिन्हें बार बार सुना जा सकता है, या एनिमेशन पर आधारित वीडियो कक्षाएं जो कठिन से कठिन अवधारणा को जितना रोचक बना देती है। दूसरे गाँव और कस्बों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले करोड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें अध्यापक को देखना तक नसीब नहीं होता। अध्यापक मिलते भी हैं तो हम मारने पीटने के वाले, तोते की तरह रटवाने वाले, न कि विषयों को समझाने वाले। जब इन दोनों विभिन्न दुनिया से निकले हुए विद्यार्थियों के बीच मानकीकृत परीक्षण आयोजित होता है तो प्रतिस्पर्धा विद्यार्थी की योग्यता की नहीं, प्रस्तुत उनकी आर्थिक सुविधा की होती है। यही कारण है कि इस परीक्षा में शायद ही किसी गरीब बच्चों को अव्वल स्थान में हासिल होता है। सिर्फ एकलव्य के उदाहरण से हम यह काम नहीं चला सकते। हमें यह समझना होगा कि बराबर सुविधाओं के बिना प्रतिस्पर्धा या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं। मानकीकृत परीक्षणों में कुछ और छोटी मोटी समस्याएं भी है, जैसे हो सकता है कि अयोग्य विद्यार्थी परीक्षा के तनाव के कारण खराब निष्पादन करे, जबकि शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थी आत्मविश्वास के कारणों से आगे निकल जाए। यह भी सच है कि व्यक्ति की योग्यता समय और अनुभव के साथ बढ़ती घटती रहती है, किंतु मानकीकृत परीक्षणों से एक निश्चित समय पर मापकर स्थायी मूल्यांकन मान लेते हैं। दोनों परीक्षों के तर्क देखना यह समझना मुश्किल नहीं कि मानकीकृत परीक्षण योग्यता का जितना सटीक मूल्यांकन करते हैं, वही इस आलोचना की संभावना को भी छोड़ देते हैं कि उनमें वस्तुनिष्ठता की कमी है और यह योग्यताओं से अधिक आर्थिक सुविधाओं के आधार पर जीते जाते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि किन कमियों के बावजूद ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। ये योग्यता प्रगति की माप के बढ़िया उपकरण बन पाए हैं या नहीं, इस बिंदु पर हमें समझना होगा कि अपनी हजार कमियों के बावजूद भी काफ़ी हद तक व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित योग्यताओं को माप लेते हैं। अगर समाज में आर्थिक भेदभाव है तो इसकी जिम्मेदारी न इन परीक्षणों की नहीं बल्कि राज्य और समाज के प्रिय। तो परीक्षण तो सिर्फ इतना कहते हैं कि एक निश्चित समय पर परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलनात्मक में स्थिति बता देते हैं। शून्य में आलोचना करना निरर्थक है जब तक हम उपलब्ध व्यवस्था से बेहतर विकल्प न दे सके। इसलिए बेहतर होगा कि हम इन परीक्षणों का लाभ उठाते हुए उन्हें और वस्तुनिष्ठ तटस्थ या सटीक बनाने के प्रयास करते रहें। थैंक यू।